चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समुच्चय के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थे उसको समझे थे। इंट्रोडक्शन जो भी था समुच्चय के बारे में, समुच्चय क्या है क्या नहीं है, उसके कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ों को मैंने क्या किया, एक एक डाउट को क्लियर किया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 1.1 की सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में बताना है कि कौन कौन समुच्चय। यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है कि इनमें कौन कौन समुच्चय है और यदि समुच्चय है तो उसका उत्तर देना है क्यों, और यदि समुच्चय नहीं है तो क्यों समुच्चय नहीं है, मतलब अपने उत्तर का औचित्य भी आपको बताना है। चलिए तो मैं बता दिया था समुच्चय किसे कहते हैं। यदि आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन है कि जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह समुच्चय। मैं बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आंसर सेम है वो समुच्चय कहलाएंगे, या जहां पर अवयव वो हो, ध्यान दीजिएगा, जहां पर अवयव फिक्स है कि वही होगा और उतना ही होगा वो कहलाते हैं समुच्चय। मान लीजिए कि जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह में देखना है, जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह था, क्या क्या हो सकते हैं मैं बता दिया था ना, या तो जनवरी हो सकते हैं, जनवरी, नहीं तो क्या हो सकते हैं जून हो सकते हैं, और नहीं तो क्या हो सकते हैं जुलाई। यही 3 ऐसे महीना जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर पूछिए, मेरे से पूछा गया, इसका भी आंसर आपसे भी पूछा, यही आंसर होगा, किसी और व्यक्ति से पूछा गया यही आंसर बताएगा। जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह उसके लिए भी यही होगा ना, जे से स्टार्ट होने वाला जितना भी महीना होगा यही होगा। बस महीनों की संख्या 12 होती है ना, 12 में 3 ही जे से स्टार्ट होने वाले महीनों का संग्रह है। यानी यहाँ पर देखी जाए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आंसर सेम आ रही है, मतलब ये क्या है, सेट है। तो आप कैसे लिखेंगे आंसर इसका, लिखेंगे चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, ध्यान देंगे, चूंकि यह सेट सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है अतः यह समुच्चय है। क्योंकि आप डिफिनेशन क्या लिखे थे, सेट किसे कहते हैं, आप सेट का डिफिनेशन यही लिखे थे कि ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट्स। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह एक समुच्चय है। आपको उत्तर का औचित्य देना है। तो ये समुच्चय है कैसे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आंसर सेम आ रही है। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित है। क्या है सुपरिभाषित का मतलब वही होगा और उतना ही होगा, फिक्स है, यही होगा और इतना ही होगा, इतना से अधिक नहीं हो सकता है। सारे व्यक्ति का आंसर यही होगा और इतना ही होगा, इसका आंसर समुच्चय है। तो आंसर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 का आंसर आपको यही लिखना पड़ेगा, चूंकि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित है अतः यह समुच्चय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक है, 10 को लेखक आपको उठाना है। दोस्तों मेरे लिए कोई भी प्रतिभाशाली लेखक हो सकता है, आपके लिए कोई और हो सकता है। मेरे लिए प्रेमचंद हो सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हो सकते हैं, बहुत तरह के कवि मेरे लिए हो सकते हैं लेखक, मतलब प्रतिभाशाली, जो अपना अपना एक मानना होता है, अपना अपना एक मत होता है, अपना अपना कंडीशन, एक सिद्धांत होता है ना। तो मेरे लिए कोई और कवि हो सकते हैं, आपके लिए कोई और प्रतिभाशाली लेखक हो सकते हैं, किसी और के लिए और हो सकते हैं। यहाँ पर वही नहीं होगा, मतलब वही और उतना ही नहीं होगा, यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं। सारे व्यक्तियों का आंसर यहाँ पर अलग अलग होगा, मतलब यहाँ पर सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। लिखेंगे चूंकि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित नहीं है अतः यह समुच्चय भी नहीं है। समुच्चय का मतलब वही होगा उतना ही होगा, ध्यान दीजिएगा, वही होगा उतना ही होगा, ठीक है ना। तो चूंकि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित नहीं है अतः यह समुच्चय नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ आपको 11 बल्लेबाज लेना है। तो मेरे लिए देखिए यहाँ पर ये बात हुई है, यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहा है। मेरे लिए मैं अपने लिए लेता हूँ, तो मेरे लिए कोई और भी हो सकता है 11 बल्लेबाज, आपके लिए कोई और हो सकता है, किसी और व्यक्ति के लिए कोई और हो सकता है ना 11 बल्लेबाज। जैसे मैं महेंद्र सिंह धोनी को, गंभीर को, केदार यादव को, मतलब मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ये सब क्या तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज एक तरह। ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा। तो यहाँ पर जो बल्लेबाज का संग्रह हो जाएगा सबके लिए अलग अलग निकलेगा, मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग, किसी और के लिए अलग। यहाँ पर आंसर देखी जाए तो सबका सेम नहीं आ रहा है, मतलब वही नहीं होगा उतना नहीं होगा, कोई और भी हो सकता है, इसका मतलब यह भी समुच्चय नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय नहीं है। 4 नंबर देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बताइए आपकी जो कोई कक्षा, मान लीजिए कि आप कक्षा 11th में पढ़ रहे हैं, तो आपकी कक्षा 11th में बालकों की संग्रह, तो ये तो फिक्स है ना, ये तो वही होगा उतना ही होगा ना।
सब आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह समुच्चय है। क्यों? क्योंकि आपकी कक्षा के सारे बालकों का जो है ना संख्या सुपरिभाषित है, वो वेल डिफाइंड है। मैं अपने से पूछूं, मैं अपने से जानना, मैं जाकर अपने टीचर से पूछूं कि मेरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, वहाँ बताए जाएंगे 100, मान लीजिए 100। अब दूसरे बच्चे जाकर पूछेंगे, उनको भी बताएंगे 100। मतलब क्या है ना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या फिक्स है, सुपरिभाषित है। इस कारण से क्या हो जाएंगे, समुच्चय है। लिख सकते हैं चूंकि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित है अतः यह समुच्चय है। बस इतना ही लिखना है। अब जैसे 5 नंबर देखिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्या। तो क्या क्या हो सकते हैं 100 से कम, बात बनाएंगे यहाँ पर। 100 से कम क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 ... 99 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, आखिर ये समुच्चय है कि नहीं, ध्यान देंगे। 100 से कम ये हो गया 1 से लेकर 99 तक। तो यहाँ तो फिक्स हो गया ना, डिफाइंड हो गया ना। किसी भी व्यक्ति से पूछे जाए कि 100 से कम प्राकृत संख्या क्या होगा, तो सबका आंसर 1 से 99 तक ही होगा। मेरे से पूछा जाए, मैं भी यही जवाब दूंगा। आपसे पूछा जाए, आप भी यही जवाब देंगे। किसी और व्यक्ति से पूछा जाए कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह क्या होगा, तो 1 से 99 तक, सबका आंसर सेम होगा। मतलब ये जो है ना क्या है, समुच्चय है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित है अतः यह समुच्चय है। 6 नंबर देखिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ध्यान देंगे, मेरे से पूछी जाए कि प्रेमचंद ने कितना उपन्यास लिखा, किसी और से पूछी जाए कितना उपन्यास लिखा, आपसे पूछी जाए कितना उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा, तो वो कहीं ना कहीं वेल डिफाइंड है, वो कहीं ना कहीं सुपरिभाषित है। टोटल गिना गया है कि उनके द्वारा इतनी उपन्यासें लिखी गई है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये समुच्चय लिख देंगे। चूंकि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित है अतः यह समुच्चय है। अब देखिए 7 नंबर देखते हैं, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांक उठा लीजिए, उठाइए। 2 4 6 8 10 12 ... ये आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखी जाए ये समुच्चय नहीं है, ध्यान दीजिए। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सम पूर्णांक 2 4 6 8 सम पर है ना, सम संख्या। देखिए तो यहाँ मैं आपसे पूछूं कि सम पूर्णांक क्या क्या हो सकता है, आप ये बोलेंगे 2 4 6 8 ... मेरे से भी पूछा जाए, मैं भी यही बोलूंगा 2 4 6 8 10 12 ... किसी और व्यक्ति से पूछा है, उसका भी आंसर ये होगा। ध्यान दीजिएगा, सम पूर्णांकों का संग्रह चेंज नहीं होने वाला। ये नहीं है कि मैं सम संख्या डेफिनेशन बोलूँ कि जिसमें 2 से भाग लगे और आप बोले कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वो सम संख्या। ऐसा नहीं है। सम संख्या का मतलब वही, मेरा भी जवाब वही होगा कि जिसमें 2 से भाग लगे, आपका भी जवाब वही होगा कि जिसमें 2 से भाग लगे, किसी और व्यक्ति का भी जवाब वही होगा जिसमें 2 से भाग लगे। तो सम संख्याओं का संग्रह जो है ना सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। इस कारण से यह क्या है, सेट है। आगे देखिए 8 नंबर, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न, जो आप अध्याय पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1, इसमें कितना प्रश्न है कहीं ना कहीं आप काउंट कर सकते हैं। मैं भी काउंट कर सकता हूँ, आप भी काउंट कर सकते हैं, कोई और व्यक्ति भी काउंट कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सुपरिभाषित है, इस कारण से यह भी समुच्चय है। ठीक है ना। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए मेरे लिए खतरनाक जानवर कुछ और सकते हैं, आपके लिए कुछ और हो सकते हैं, किसी और के लिए कुछ और सकते हैं, किसी और के लिए, मतलब क्या ना, यहाँ पर देखी जाए खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। यहाँ पर खतरनाक जानवर मेरे लिए कुछ और सकता है, आपके लिए कुछ और सकता है, किसी और के लिए कुछ और सकता है, यानी यह समुच्चय नहीं है। कैसे लिखेंगे इन सभी का आंसर, ये तो रही बात समझने की, आंसर वही लिखना है। चूंकि दिया गया संग्रह समुच्चय नहीं है। यदि समुच्चय होगा, ध्यान देंगे, आप समझ लीजिए पहले कि वो समुच्चय है कि नहीं है। यदि समुच्चय है तो आपको भाषा लिखना है, चूंकि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित है अतः यह समुच्चय। यदि समुच्चय नहीं होगा तो लिखेंगे चूंकि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित नहीं है इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। चलिए, तो ये बात रही क्वेश्चन नंबर 1 की, सिर्फ समझने की थी, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर आपको एक सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 और रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक इतना इतना का प्रयोग करना। जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें आपको इसका प्रयोग करना। ध्यान दीजिएगा, ये प्रतीक बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू दोनों का प्रयोग करना है। आपको सेट ए दिया और ये जो आपको उपयुक्त क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में दोनों प्रतीक का यूज करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बात को समझते हैं ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। बोले ये तो जानते हैं ये बिलोंग्स टू मतलब से संबंध दर्शाता है और ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ये से संबंधित नहीं दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, चलिए भरते हैं, समझते हैं। बोला है कि 5 ... ए, क्या 5 ए से संबंधित है, क्या 5 ए का अवयव है। ध्यान दीजिए 5 जो है ना ए का अवयव है, मतलब यहाँ पर डाल देंगे बिलोंग्स टू। ध्यान दीजिएगा बाबू, समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर देखिए 5 ... ए, तो 5 जो ए का अवयव है मतलब बिलोंग्स टू डाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 8 बिलोंग्स टू मतलब 8 ... ए, क्या 8 ए का अवयव है, क्या दिखाई दे रहा है इसमें 8 है, नहीं 6 तक ही एलिमेंट्स है, मतलब 8 जो है ना इसका अवयव नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। जैसे देखिए यहाँ पर 0 ... ए, क्या 0 ए का अवयव है, क्या 0 ए का अवयव है, नहीं इसमें 0 है ही नहीं, तो यहाँ पर भी डाल देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। जैसे बोला 4 ... ए, तो 4 जो है ना ए का सदस्य है, इसका मतलब लिख सकते हैं बिलोंग्स टू द सेट ए। ठीक है,
अगला देखिए, दो 5 नंबर बोला कि दो बिलोंग्स टू ए, मतलब दो दो डॉट डॉट ए, क्या दो ए का अवयव है, तो दो जो है ना ए का अवयव है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू डाल सकते हैं। बोला कि 10 डॉट डॉट ए, क्या 10 ए का अवयव है, देखिए 10 इसमें है नहीं है, मतलब 10 जो है ना है डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। बात बहुत छोटी थी, मतलब जो अवयव ए से संबंधित होगा वो हो जाएगा बिलोंग्स टू, जो अवयव ए से संबंधित नहीं होगा वो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, इसी का प्रयोग करना था। तो अब क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। रोस्टर रूप में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना। मैं बता दिया था कि समुच्चय को व्यक्त करने की दो विधियां होती हैं, नंबर 1 रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका मैं आपको अच्छी तरह से समझाया था, कैसे लिखना था। सबसे पहले मंझोले कोष्टक देना था, उसके बाद अवयवों को लिखकर कॉमा दे देना था, वो था रोस्टर फॉर्म। तो वही हमें रोस्टर फॉर्म का क्या करना है, यूज करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन दिया है, 6 क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अब देखिए मैं इस रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैं बता दिया था कि मंझोले कोष्टक का यूज करना होगा। बात समझते हैं, गुण दिया क्या, यहाँ पर जो गुण हमें गुण को फॉलो करना, वो गुण क्या, देखिए ए बराबर x डॉट x क्या पूर्णांक है, मतलब एक पूर्णांक है, x वाला जो वैल्यू एक पूर्णांक है, और यहाँ पर -3 लेस देन x लेस देन 7। इसका मतलब हुआ, यदि दो दो अवयवों को समझते हैं, यहाँ पर समझिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लिखा है -3 लेस देन x लेस देन 7। यदि दो दो अवयवों को उठाते हैं तो x ग्रेटर देन -3 हो जाएगा, और यहाँ पर उठाते हैं तो x लेस देन 7, मतलब x का वैल्यू -3 से बड़ा और यहाँ x का वैल्यू 7 से छोटा, तो x का वैल्यू -3 से बड़ा उठाना। ध्यान दीजिएगा, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मंझोले कोष्टक यूज करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, x का वैल्यू -3 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे। कैसे, यहाँ जो वैल्यू बोल रहा था, बोल रहा है कि x ग्रेटर देन -3, x लेस देन 7, x का वैल्यू -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा -4 नहीं होगा, -3 से बड़ा -2 -1, ये सब क्या होगा, बड़ा होगा। तो x का वैल्यू -3 से बड़ा, -2 -1, और 7 से छोटा चाहिए, 7 से छोटा क्या हो जाएगा, 6, यानी -2 से लेकर मैं कहाँ तक आ गया, 6 तक। देखिए मैंने क्या किया, मंझोले कोष्टक यूज किया और अवयवों को देकर कॉमा लिख दिया, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि x डॉट x, ध्यान दीजिएगा, इसको रोस्टर फॉर्म लिखना है। x डॉट x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। 6 से कम है ना प्राकृत संख्या उठाना है, यानी क्या उठा सकते हैं, 1 से लेकर 5 तक आप उठा सकते हैं। तो ये हो रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में मंझोले कोष्टक, फिर अवयवों को लिखकर कॉमा दे देते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि x डॉट x दो अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या, दो अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है, मतलब दो अंकों की ऐसी संख्या उठाना जिनके अंकों को जोड़ने पर 8 आनी चाहिए। मान लीजिए मैं वो संख्या उठा लेता हूँ, वो संख्या मेरा हो सकता है 17, क्योंकि 1 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि योगफल अंकों का योगफल 8 आना चाहिए, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे 8। 2 अंक वाली संख्या उठाना है, मतलब 10 से लेकर 99 तक संख्या आप उठा सकते हैं, 2 अंक वाली, ये ना होता है 100 जाएंगे 3 अंक वाला हो जाएगा। तो 2 अंक वाला ऐसी संख्या उठाना है जिनका योगफल कितना, अंकों का योगफल 8 आना चाहिए। 17 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 62 होगा, 71 होगा, और होगा 80 होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर जो भी मैं 2 अंक वाली संख्या लिखा हूँ, सबको जोड़ने पर, सबके अंकों को जोड़ने पर योगफल 8 आ रही है। तो मैंने क्या किया, मंझोले कोष्टक यूज किया और उसके गुण को लिखकर, मतलब अवयवों को लिखकर कॉमा दे दिया। ये हो गया कौन सा, रोस्टर फॉर्म। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर समझने की अच्छी तरह से हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए बातें क्या दर्शा रही है, बोला है कि x डॉट x एक आभास संख्या, x डॉट x एक आभास संख्या है जो 60 की भाजक है। ध्यान दीजिएगा, x डॉट x आभास संख्या जो किसकी भाजक है, संख्या 60 की भाजक है। तो ऐसी आभास संख्या लिखना है जो 60 को डिवाइड कर सके। तो सबसे छोटी आभास संख्या जानते हैं क्या होती है, 2 होती है। 2 एक ऐसी आभास संख्या है जो 60 को डिवाइड कर सकती है। 2 के बाद 3 आ सकते हैं, 3 के बाद 5 आ सकते हैं। ये सब क्या, आभास संख्या, ये सारी संख्या है 2 3 5, इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकती है। अब 7 भी आभास संख्या, 7 भी होगी, लेकिन 7 60 को डिवाइड नहीं करेगी। आगे आपका 11 होगा, लेकिन 11 उसको डिवाइड नहीं करेगा 60 को। मतलब मेरे को ऐसी आभास संख्या लिखना था जो 60 को डिवाइड कर दे, 60 में 60 को क्या करे, काट दे। तो देखिए यहाँ पर ऐसी आभास संख्या 2 3 5 है जो क्या कर रही है, 60 को डिवाइड कर देगी, काट देगी।
तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। जैसे यहाँ पर देखिए बोला है कि त्रिकोणमितीय शब्द के अक्षरों का समुच्चय। जब भी आपको कोई शब्द दिया हो और वहाँ पर यदि उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो बहुत सिंपल सी बात होती है। क्या होती है, सारे अक्षरों को ज्यों का त्यों लिख देंगे और कॉमा लगा देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि डबलिंग वर्ड, डबलिंग आपको यहाँ पर डबलिंग जो आपका मीनिंग है यूज नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पर टी लिख दिया फिर कॉमा, आर लिख दिया फिर कॉमा, आई लिख दिया फिर कॉमा, जी लिख दिया फिर कॉमा, ओ लिख दिया कॉमा, ओ के बाद क्या देखिए एन है तो एन लिख दिया, एन के बाद फिर ओ है तो ओ लिख चुका हूँ, इसका ओ को अब नहीं लिखेंगे, इस ओ को छोड़ देंगे, एम लिख दीजिए कॉमा देकर। फिर ई तो ई नहीं लिखे, ई लिख लीजिए। फिर टी है तो टी को आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, तो इस टी को भी छोड़ना पड़ेगा आपको। फिर आर है तो आर को भी आप लिख चुके हैं, वाई नहीं लिखे हैं तो वाई यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। मतलब क्या है, जब कोई शब्द आपको दिया हो और शब्द को लिखना हो रोस्टर फॉर्म में तो एक एक अवयव को लिखकर कॉमा देते हैं, लेकिन डबलिंग अवयव नहीं लिखना, मतलब एक ही अवयव बार बार नहीं लिखना। जैसे कुछ ऐसे अवयव थे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ओ वाले अवयव दो थे तो एक ही अवयव लिखा गया यहाँ पर ओ, ध्यान दीजिएगा, मतलब डबलिंग अवयव नहीं लिखना है। तो ये रहा आपका रोस्टर फॉर्म यहाँ पर। जैसे इसमें भी देखिए वही क्वेश्चन दिया, एफ बराबर वही सारे अवयव को वही लिखना है, बी कॉमा ई कॉमा डबल टी है तो एक ही टी लिखेंगे, टी और उसके बाद ई, और देखिए आर यहाँ पर नहीं, ध्यान दीजिएगा ई नहीं लिख सकते क्योंकि ई पहले ही लिख चुके हैं, बी ई टी और ई नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पर आर लिखेंगे, क्योंकि मेरे को डबलिंग अवयव नहीं लिखना है, डबल अवयव एक ही अवयव बार बार नहीं लिखना है, ऐसे अवयव को लिखना है जो मात्र एक बार आनी चाहिए। तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अभी ठीक पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था रोस्टर फॉर्म। अब आपको देखना समुच्चय निर्माण रूप, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे सेट बिल्डर फॉर्म रेडी करते हैं, ध्यान देते हैं। मैं बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले मंझोले कोष्ठक लिखेंगे। क्या करेंगे, मंझोले कोष्ठक लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक चर लिखेंगे और चर के बाद या तो सच डेट और नहीं तो तिरछी लकीर का यूज करना है। क्या करना है, सच डेट नहीं तो तिरछी लकीर लगाना, फिर चर और उसके बाद उस अवयव के गुण को लिख देना है। वो आपका रेडी कर देगा समुच्चय निर्माण रूप, जिसको इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। चलिए इसको तैयार करते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कि कोई आपका सेट है, मान लीजिए सेट ए है, ए लेट कर लीजिए, बात को समझिएगा। तो सबसे पहले आपको मंझोले कोष्ठक दे दिया, उसके बाद चर आपको लिखना है, चर। तो मैंने मान लीजिए चर, एक चर लिख लिया एक्स, और उसके बाद सच डेट, नहीं तो आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर तिरछी लकीर लगाना। मैं सच डेट लगाता हूँ, एक्स सच डेट, या पहले चर लिखना है, चर के बाद सच डेट और सच डेट के बाद फिर आपको चर लिखना है और उसके बाद अवयव के गुण को लिख देना है। ये अवयव का गुण किसको दर्शा रहा है, ध्यान देंगे, ये गुण किसको दर्शा रहा है। देखिए 3, 6, 9, 12, ये जो ना 3 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी ये एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 3 से विभाजित हो रही है, लेकिन संख्या 15 से कम आएंगी। मतलब देखिए इसको लिख सकते हैं 3n, एक्स सच डेट एक्स बराबर 3n, कॉमा देना पड़ेगा, n बिलोंग्स टू जो है ना प्राकृतिक संख्या से संबंधित होंगी, तथा यहाँ पर आपको n का जो वैल्यू लेकर चलना पड़ेगा वो हो जाएगा n लेस देन 5, मतलब 5 से छोटा, यानी n का वैल्यू 5 से छोटा, यानी क्या होता है 4 तक हो सकता है, यानी n का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक उठाएंगे। देखिए यहाँ पर 3n उठाया होना, तो n का वैल्यू क्या है 5 से छोटा, यानी 1 से लेकर 4 तक रखना है। तो 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 रह जाएगा। यानी इस गुणधर्म को जब मैं फॉलो कर रहा हूँ तो ये वाला मेरा वैल्यू आ जा रहा है। दोस्तों ध्यान देंगे, समुच्चय निर्माण रूप लिखने के लिए आपको पहले मंझोले कोष्ठक, उसके बाद एक चर, चर के बाद सच डेट के बाद फिर चर और उसके बाद अवयव के गुण को लिखना है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ना एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 3 से डिवाइड होने वाली संख्या आ रही है। तो मैंने क्या किया 3n लिख दिया और n का वैल्यू 5 से छोटा उठा लिया, n एक प्राकृतिक संख्या ले लिया, ठीक है ना। अब 5 से छोटा उठाए हैं तो n का वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे ना तो आपका ये वाला वैल्यू आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो देखिए यहाँ पर दिया 2 4 8 16 32 ये दिया है। ध्यान देते हैं, मान लीजिए कि ये आपका सेट बी है, ध्यान देते हैं। अब इसको मेरे को लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, बात समझिए क्या हो रही है। 2 4 6 मतलब 2 का पावर करते चलिए, 2 का पावर 1 करेंगे, 2 का पावर 2 करेंगे, 4 2 का पावर 3 करेंगे, 8 2 का पावर 4 करेंगे, 16 2 का पावर 5 करेंगे, 32। मतलब क्या है, पावर की बात आ रही है। तो सबसे पहले आपको एक चर लिखना पड़ेगा, सच डेट, फिर चर लिखना पड़ेगा और उसके बाद ये अवयव का गुण क्या दर्शा रहा है, गुण दर्शा रहा है कि 2 का पावर करते चलिए, 2 का पावर n उठा लिया मैंने, कॉमा n जो होगा ना बिलोंग्स टू हो जाएगा कैपिटल N से प्राकृतिक संख्या से, तथा n का वैल्यू कहाँ तक उठा सकते हैं, n का वैल्यू आप उठा सकते हैं n लेस देन 6, ये आप n का वैल्यू उठा सकते हैं n लेस देन
n लेस देन 6। बात को समझिएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया n लेस देन 6। ध्यान दीजिएगा, मैंने देखा यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट के बाद मैंने क्या किया, एक चर लिख दिया, चर के बाद सजर, सजर के बाद फिर मैंने चर एक लिख दिया। उसके बाद अवयव का गुण दर्शाया था 2 पावर n, तो 2 पावर n मैंने लिख दिया। n का वैल्यू क्या है, 6 से कम उठाना है, 6 से कम मतलब n का वैल्यू 5 तक उठाना है। x लेगा कहाँ तक उठाएंगे, 5 तक। ध्यान दीजिएगा, जब 2 पावर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 रखेंगे तो 32 32 आ जाएगा। यानी इस गुणधर्म को फॉलो कर रहा है। अब चलिए 3 नंबर देखते हैं। मान लीजिए इस सेट को अपडेट कर लीजिए C, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, 5 का पावर 1 करेंगे 5, 5 का पावर 2 करेंगे 25, 5 का पावर 3 करेंगे 125, और 5 का पावर 4 करेंगे 625 आ जाएगा ना। यानी सबसे पहले एक चर लिखिए, फिर सजट, फिर चर लिखिए, और ये क्या दर्शा रहा है गुण, तब 5 पर पावर n मतलब 5 का पावर दर्शा रहा है। तो n का वैल्यू आप क्या उठाएंगे, n का वैल्यू तो आपको प्राकृतिक संख्या उठाना ही पड़ेगा, और साथ में आपको n का जो वैल्यू है ना, n लेस देन 5 उठाकर चलना पड़ेगा। मतलब n का वैल्यू 5 से छोटा, 5 से छोटा x लेकर कहाँ तक उठाएंगे, 4 तक। जब 4 तक उठाएंगे बारी बारी से 1 2 3 4 रखेंगे तो ये वाला आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी लेट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपका सेट डी है, ठीक है, लेट कर लिया। तो यहाँ पर ये क्या दर्शा रही है, सबसे पहले आपको चार लिखना पड़ेगा, x सजेट x है, x सजेट x है। उसके बाद ये 2 4 6 डॉट लगा दिया, मतलब ये क्या है, सम संख्या, लिख सकते हैं सम संख्याओं का संग्रह। यहाँ पर भाषा लिख देते हैं, सम संख्याओं का संग्रह। ये किसका संग्रह है, तो सम संख्याओं का संग्रह हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर बोल रहा है क्या, देखिए 1 1 4 9 डॉट 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 दे दिया आपको, 100 दे दिया। और इसको लिखना क्या है, इसको लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। समझते हैं, मान लीजिए कि ये सेट आपका ई है, ई बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या, सबसे पहले चार x सजेट x है। उसके बाद देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, मतलब स्वयं का स्क्वायर करना पड़ रहा है। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर में n स्क्वायर उठा लेंगे, कॉमा n बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या, और n का वैल्यू लेस देन 11 कर देंगे। मतलब n का वैल्यू 11 से छोटा हो जाएगा, n का वैल्यू 11 से छोटा है नहीं 10 तक उठाएंगे। देखिए जैसे n का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 से लेकर 10 तक रखना, 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर 16, 10 रखेंगे 10 10 10 का स्क्वायर रखेंगे 100 हो जाएगा। तो ये रहा आपका समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, बोला है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है। जितना भी अवयव सबको सूचीबद्ध, अवयवों को सूचीबद्ध करना मतलब अवयवों को लिखना है। इसका मतलब हुआ कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए इतना बोला है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या, एक सजेट एक क्या, विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या क्या क्या होगा, 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, इसके अवयव का सूचीबद्ध हो गया। मतलब विषम प्राकृतिक संख्या लिखना था तो विषम प्राकृतिक संख्या मैंने लिख दिया। अब देखिए इसका बी नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर बी दिया है, बोला है कि एक सजेट एक पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, एक सजेट क्या, एक पूर्णांक है, जिसमें वैल्यू आपको फॉलो ये करना है, -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। दो उठाते हैं तो बात समझेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक बात सबसे पहले क्लियर हो, -1/2 का मतलब क्या हो गया, इस बात को समझिए ध्यान से। यहाँ -1/2 दिया ना, तो इसको लिख सकते हैं -0.5, 1/2 को डिवाइड करेंगे 0.5 हो जाएगा, लेस देन x और फिर लेस देन 9/2, इसको लिख देंगे 9/2 को डिवाइड करेंगे 4.5। अब बात को समझिए, दो अवयव उठाते हैं, -0.5 लेस देन x, यदि x से तुलना करेंगे तो x ग्रेटर देन -0.5, यानी x का वैल्यू -0.5 से बड़ा होगा। तो -0.5 से बड़ा क्या हो सकता है, 0। और इधर बोला है x लेस देन 4.5, x का वैल्यू 4.5 से छोटा होगा, 4.5 से छोटा क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो बोल रहा है कि x का वैल्यू -1/2 से बड़ा, मतलब -0.5 से बड़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ बोल रहा है कि x का वैल्यू 4.5 से छोटा, कहाँ तक, 4 तक, मतलब 0 से 4 तक जाएंगे, 0 1 2 3 4, इसको संतुष्ट किया। बात को समझिएगा, x का वैल्यू -0.5 से बड़ा, तो -0.5 से बड़ा क्या हो गया, तो 0 हो गया, और 4.5 से छोटा 4, तो 0 से मैंने कहाँ तक चला गया, 4 तक। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन, एक सजेट एक क्या पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक बोले x स्क्वायर लेस देन इज इक्वल 4, स्क्वायर हटाएंगे, उधर रूट चलेगी, रूट चढ़ने के बाद क्या होगा, प्लस माइनस दोनों जुड़ेगा, मतलब यहाँ पर √4 का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर संख्या -2 से कहाँ तक जाएगी, +2 तक जाएगी। यानी लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2, इस संख्या को क्या करेगा, वो दर्शाने का काम करेगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, लोयल शब्द को क्या करना है,
आपको अवयव के रूप में लिखना है। कैसे मैं बता दिया, जब भी कोई शब्द देगा तो वहाँ पर एक एक अक्षर को लिखना है। एल हो गया, फिर ओ हो गया, फिर वाई हो गया, फिर ए हो गया। अब फिर एल है तो अब एल नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम एल लिख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऐसा महीना लिखना है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर एक ऐसे महीना लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है कि 31 दिन नहीं होते हैं, ध्यान देंगे, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ऐसे महीनों का नाम लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो कौन कौन महीना, जनवरी में तो 31 दिन होते हैं, तो कौन कौन, फरवरी आपका कौन कौन सा महीना हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, जून हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, यही ऐसे महीना है जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। ऐसे महीना लिखना है, ऐसे महीनों का नाम लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सब ऐसे महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, यही देखिए, यही 2, 4, 5 ऐसे महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक स्टैंडर्ड एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है, स्वर नहीं है जो के से पहले आता है। व्यंजन लिखना है, के से पहले वाले सबको लिखना है, के से पहले वाले वर्ड को पहले लिख दीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, के से पहले क्या क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और उसके बाद के, तो के से पहले को लिखना है। लेकिन के से पहले को लिखना है लेकिन व्यंजन को लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ई आई, ये 3 वर्ड जो है ना हट जाएंगे क्योंकि यह स्वर है, मेरे को सिर्फ व्यंजन को लिखना है। तो हटा दे रहा हूँ, इन तीनों को हटा दिया। तब देखिए मेरा क्या बच गया, बी सी डी एफ जी एच जे, ये जो बच गया ना व्यंजन है जो के से पहले आ रही है। तो ये सूचीबद्ध हो गया, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना था। अब इसका अंतिम क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं जो मिलान करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, आपको मिलान करना है। दाहिने पक्ष में और बाई पक्ष में जो दिया गया उनको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे देखिए यहाँ पर 6 का 1 नंबर, 1 को मिलान किससे करना है, आप समझिए कैसे करना है। 1 नंबर दिया 1 2 3 6, ये क्या है 1 2 3 6, ये क्या है, तो ये सब एक प्राकृत संख्या है। 1 2 3 6 ये प्राकृत संख्या है और साथ में 6 को डिवाइड करने वाली भी है। एक 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 6 को डिवाइड कर सकता है, 6 6 को डिवाइड कर सकता है। यानी इसका मतलब हुआ है कि ये प्राकृत संख्या और 6 को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन सी, एक स्टैंडर्ड एक्स एक प्राकृत संख्या और 6 की क्या है, भाजक है। यानी ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, यानी 1 का मिलान किससे करेंगे हम लोग, सी से। क्यों, क्योंकि 1 जो है ना एक प्राकृत संख्या और 6 को डिवाइड करने वाली 6 की भाजक संख्या भी है, यानी 1 का मिलान करेंगे सी से। अब 2 नंबर देखिए इसका, 2 नंबर 2 3, 2 और 3 दोनों क्या आभास संख्या है। आभास संख्या और किसको डिवाइड कर सकते हैं, 6 को डिवाइड कर सकते हैं ना। देखिए क्या यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए, देखिए एक स्टैंडर्ड एक आभास संख्या जो 6 की भाजक है। देखिए 2 और 3 एक और आभास संख्या जो किसको डिवाइड कर रही है, 6 को कर रही है। मतलब 2 का यानी 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 का मिलान कर देंगे ए से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब इसका किससे मिलान करेंगे, ए से। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स को शॉर्ट रूप में लिख दिया। मैथमेटिक्स को जब शॉर्ट रूप में लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। मतलब आप तो देखिए एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो लिखा है 3 नंबर, इसका मिलान हम किससे कर देंगे, 3 का मिलान कर देंगे हम लोग डी से। किससे मिलान करेंगे, डी से, क्योंकि मैथमेटिक्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए चौथा जो बचा होगा वही होगा। देखिए चौथा क्या दर्शा रहा है, 1 3 5 7 9, ये क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। ये विषम संख्या और साथ में प्राकृत संख्या भी है, यानी इसका मिलान हम लोग बी से कर देंगे। यानी 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका मिलान आपको किससे करना पड़ेगा, बी से। तो आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आई होगी। आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी की पूरी क्वेश्चंस क्लियर होगी। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। तो यदि कहीं दिक्कत हुई हो तो कमेंट कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2।